प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी साहित्य का चैप्टर नंबर 6 फूल और कांटे के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कविता में कवि हमसे बताना चाहते हैं कि दो व्यक्ति जो सेम परिस्थितियों में पैदा हों, जो सेम जगह पे पैदा हुए हों, लेकिन उनके स्वभाव में अत्यधिक अंतर होता है। दोनों का स्वभाव पृथक हो सकता है। तो यही बात कवि हमें प्रस्तुत कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। इस पाठ के माध्यम से कवि ने सज्जन और दुर्जन मनुष्य के सहज स्वभाव की व्याख्या की है। तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि चाहे हम एक ही जगह क्यों ना पैदा हुए, एक व्यक्ति सज्जन बन सकता है तो दूसरा दुर्जन। सज्जन और दुर्जन एक ही कुल में जन्म लेकर समान परिस्थितियों में पल बढ़कर भी विपरीत आचरण के होते हैं। एक अपने प्रवास से सबका मन मोह लेता है और दूसरा किसी का वस्त्र फाड़ता है तो किसी की उंगलियों में चुभता है। व्यक्ति का बड़प्पन देने के लिए केवल कुल की बड़ाई ही प्राप्त नहीं है, अपितु व्यक्ति के गुण गरिमा होनी चाहिए। सरल से सरल भाषा में भी उद्देशात्मक साहित्य लिखना इसकी उल्लेखनीय विशेषता रही है। तो प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ेंगे, प्रस्तुत कविता में हम जानेंगे कि कैसे कवि ने दो लोगों के बीच में अंतर स्थापित किया है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें बताना चाहते हैं कि एक पौधा होता है, पौधे के अंदर फूल और कांटा दोनों के दोनों उसी पौधे में उग रहे हैं, दोनों उसी पौधे से खाद ले रहे हैं, दोनों उसी पौधे से पोषण ले रहे हैं, दोनों पर रात में एक जैसा ही चांद चमकता है, दोनों पर ही चांदनी डालता है। प्रकृति उन दोनों में कोई भेद नहीं करती, ना फूल में ना कांटे में, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक ही सी हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में फिर से कवि यही बात कहना चाहते हैं कि प्रकृति उनमें कोई भेदभाव नहीं करती। प्रकृति में जो बादल हैं, बादल उतना ही पानी, उतना ही जल फूल पे बरसाते हैं जितना कि वो कांटों पे बरसाते हैं। हवाएं दोनों को ही छू के बहती है, चाहे वो पुष्प हो चाहे वो कांटा हो, लेकिन दोनों के दोनों जितना उन दोनों में देखने में अंतर है उतना ही दोनों के स्वभाव में अंतर है। जहां फूल देखने में आकर्षित होता है, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वही कांटा हमें चुभ जाता है। तो दोनों के ही स्वभाव बिल्कुल पृथक होते हैं, विपरीत होते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर फसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर का है बेद देता शाम तक। तो यहाँ पर कांटे के विषय में बात करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि कांटा हमें चुभ जाता है, कांटा उंगली में चुभ जाता है, किसी की व्यक्ति की उंगली में चुभकर वहां से खून निकाल देता है। वह हमारे सुंदर सुंदर वस्त्रों में अगर लग जाए तो उन्हें फाड़ देता है। जो प्यारी प्यारी तितलियां, प्यार से भरी हुई तितलियां जो फूलों पर मंडरा रही होती हैं, अगर वो गलती से कांटे के पास चली गई तो वह उनका पर फाड़ देता है, उनके पंखों को क्षतिग्रस्त कर देता है। और भौरा जो कि काले रंग का होता है, जो कि पुष्प के पास उसका प्रयाग रस खाने आता है, उसका प्रयाग रस का भौरा जो फूलों के पास प्रयाग रस पीने आता है, वो भौरा अगर गलती से कांटों के पास आ जाता है तो उसका काला तन, श्यामल तन, उसके जो काला तन है उसको भी वो भेद देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कांटा एक दुर्जन व्यक्ति की तरह बिहेव करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निस्सुगंधों से और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फूल की महत्ता बताई है कि वह एक सज्जन पुरुष की तरह हमेशा स्वभाव रखता है। फूल जिन तितलियों के पंखों को काटे फाड़ देते हैं, फूल उन्हीं तितलियों को अपनी गोद में लेता है। तितली जाती है फूल की तरफ, अट्रैक्ट होती है उसके रंग को देख के, उसकी सुगंध को देख के,
तो फूल उन्हें अपनी गोद में ले लेता है। वैसे ही भौरे को वो अपना अनूठा प्रयाग रस पिलाता है। तो फूलों के पास मंडराते हुए भौरे खुश होते हैं क्योंकि उनको प्रयाग रस पीने को मिलता है। वहीं फूल अपनी निराली खुशबू से, अपनी सुगंध से पूरे ही वातावरण को सुगंधित बना देता है सदा देती कली जी की खिला, तो जिससे हम सबका मन जो है अति प्रसन्न हो जाता है होता है भी है ना बच्चों। आप जब किसी अच्छे से सुंदर से फूल को देखते तो आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है, आपका मन खुश हो जाता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा सोता सो शीश पर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भी कवि क्या कहना चाहते हैं कि कांटा अपने बुरे स्वभाव की वजह से सबकी आंखों में खटकता है, उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फूल अपने अच्छे गुणों के कारण, अपनी अच्छी सीरत के कारण हमारे शीश पर सजता है, भगवान के चरणों में अर्पित होता है। जिस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कुल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने मर्जी ऊंचे कुल में पैदा क्यों ना हुए हो, आपने कितने अच्छे ही कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, यदि आपका स्वभाव अच्छा नहीं तो आपका कुल भी आपकी बढ़ाई नहीं करवा सकता। तो फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे में होते हैं, दोनों एक ही पौधे से ही पोषण लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, प्रकृति भी उन पर एक समान रहती है, लेकिन दोनों का ही स्वभाव बिल्कुल पृथक होता है। एक सज्जन की तरह बिहेव करता है तो एक दुर्जन की तरह। तो प्रस्तुत पंक्तियों का उद्देश्य, इस कविता का उद्देश्य बच्चों है बच्चों को सज्जन और दुर्जन के अंतर को समझाना। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने यही प्रयास बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। कुल का बड़ा होने पर कोई बड़ा नहीं होता। तो मैंने बच्चों अभी आपको यही बताया कि कुल चाहे हमारा कितना ही महान क्यों ना हो, यदि हम सज्जन नहीं हैं तो कोई हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। बड़ा होता है अपने कर्मों से और प्यार और सम्मान पाकर। तो हम जितना लोगों को सम्मान देंगे, जितना हम उनको प्यार देंगे, तभी हम अपने जीवन में बड़े कहला पाएंगे, तभी हमें बड़प्पन आएगा। तो आइए बच्चों इस कविता का अभ्यास करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों आपको यहाँ पर एक OMR शीट दी गई है। इस OMR शीट के अंदर यहाँ पर सर्कल्स दिए गए हैं। इन सर्कल्स को आपको भरना होता है, जो सही उत्तर होता है उसी सर्कल को आपको अच्छे से भरना होता है काले या नीले रंग के बॉल पेन से। तो आइए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न। फूल और कांटे शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? ये हमने पहले ही जान लिया है, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। तो आप इसमें क में पहला वाला सर्कल को आप डार्क करेंगे। कौन दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं? फूल और कांटा। तो इसका उत्तर है बी। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? कर्मों से प्यार व सम्मान हासिल होता है, सभी कर्मों से महान बनते हैं, कुल बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। तो ये कवि सारी ही बातें कहना चाहते हैं, इसलिए इसका उत्तर है बी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं उन पर है डैश एक सा, मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी ही उन पर हवाएं है बही, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देती कली जी की खिली, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता के आधार पर सबकी आंखों में कौन खटकता है? कविता के आधार पर सबकी आंखों में कांटा खटकता है। कांटा क्यों किसी को प्रिय नहीं होता? कांटा इसलिए प्रिय नहीं होता क्योंकि उसका स्वभाव एक दुर्जन की तरह होता है। वह लोगों की उंगलियों में चुभ जाता है, वह सुंदर सुंदर वस्त्रों को फाड़ देता है, तितली के पंख को फाड़ देता है और भौरे के श्यामल तल को भेद देता है। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ होता है? मनुष्य अपने कर्मों के कारण श्रेष्ठ होता है। जब वह दुनिया में प्यार देता है, सबको सहानुभूति देता है, सबके लिए अपने मन में दया रखता है, तभी मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है। आशय स्पष्ट कीजिए। कुल की बढ़ाई मतलब बच्चों कि हमारा कुल कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, हम कितने ही श्रेष्ठ, कितने ही बड़े कुल में जन्म क्यों ना ले, जब तक हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होगा कोई हमें बड़प्पन से नहीं मानेगा। प्यार डूबी तितलियां मतलब जब फूलों को देख के, फूलों के सुंदरता को देख के तितलियां उनकी तरफ आती हैं तो उनके मन में अत्यंत स्नेह होता है। जी की कली खिली
जी की कली खिलने का मतलब है बच्चों, जब हम फूलों को देखते हैं तो हमारा जी प्रफुल्लित हो उठता है, हम खुशी से भर जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सज्जन, सज्जन का विलोम शब्द है दुर्जन। फूल, कांटा। जन, मृत्यु। रात, दिन। श्याम, श्वेत। एक, अनेक। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांद, चांद को बच्चों हम चंद्र बोल सकते हैं, चंद्रमा कह सकते हैं, शशि भी कह सकते हैं। रात, रात होती है रात्रि। निशा, यामिनी। आंख, नेत्र, नयन, लोचन। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। श्याम तन, श्याम तन का मतलब काला शरीर। श्री कृष्ण श्याम तन के थे। तितलियां, तितलियां, बताओ बच्चों, तितलियों का तो बहुत ही आसान है। तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। बड़प्पन, हमें हमेशा बड़प्पन दिखाना चाहिए। चांदनी, चांदनी रात में नौका विहार का अपना ही आनंद होता है। खटकता, खटकता का बताइए। भगत सिंह सदैव अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकते थे। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ।